हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज रावगी और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। उन सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी जून 2024 में हमारे जो एग्जाम हुए थे सीएमए इंटर के, उनके लिए भी, और आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे फ्यूचर में एग्जाम देने हैं उनके लिए भी। जून 24 वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि उन्होंने पेपर में जो किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो कितना हद तक उन्होंने ठीक किया था, कितने मार्क्स उनके उसमें आ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जून 24 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन डिटेल में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने जून 24 में एग्जाम दिए हैं वो अपने आंसर मैच कीजिए, और जिनके आने वाले टाइम में एग्जाम में दिसंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स, उनके लिए ये पेपर एज ए सजेस्टेड आंसर बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके की सजेस्टेड आंसर सीरीज जो है वो हम हमेशा एग्जाम के बाद लेकर आते हैं। और इस सीक्वेंस में ऑलरेडी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का फुल डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके सजेस्टेड आंसर 2024 की प्लेलिस्ट में जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके अलावा एफएमबीडीए का सॉल्यूशन भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सजेस्टेड आंसर। इसके बाद मैं आपके लिए ओएमएसएम का भी सजेस्टेड आंसर लेकर आऊंगा। और फाइनल वाले बच्चे भी निराश ना हो, जल्दी ही एससीएम और एसएफएम के सजेस्टेड आंसर मैं आपके लिए फुल डिटेल्ड में लेकर आने वाला हूं। काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कमेंट बॉक्स में कि सर एससीएम का सॉल्यूशन लेकर आए, एसएफएम का लेकर आए। बिल्कुल लेकर आऊंगा मैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है बट जरूर मैं आपके लिए ये सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाकर आप सजेस्टेड आंसर जो फोल्डर है उसमें से इस सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 24 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था, सर हमें पता है 3 घंटे का पेपर होता है, इसको 100 नंबर का ये पेपर होता है। 2 पार्ट में, 2 सेक्शन में ये पेपर होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए कंपलसरी होता है, जिसमें केवल और केवल एक क्वेश्चन होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन होते हैं। 30 नंबर का हमारा सेक्शन ए होता है। और जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने में से? 7 में से। इसका मतलब आपको 2 क्वेश्चन की यहां पे चॉइस मिल जाती है। जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड करवा दिया था जिस दिन एग्जाम हुआ था। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं सेक्शन ए का। अगर आपने देखा वेल गुड, नहीं देखा और देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब की, सजेस्टेड आंसर जून 2024, सजेस्टेड आंसर जून 2024, उसके अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो आज का हमारा फिर क्या टारगेट है सर? तो आज का टारगेट है हमारा सेक्शन बी जो था उसका फुल फ्लेज यहां पे सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना। सेक्शन बी की बात करें तो आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस गिवन। 7 में से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन की वेटेज है। अकॉर्डिंगली 30 नंबर के क्वेश्चन आप सेक्शन ए में अटेम्प्ट करोगे और 14 इंटू 5 70 मार्क्स के सेक्शन बी में। इसमें अगर क्वेश्चन 2 की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है जो थ्योरी दे दिया। देखो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मैं एनालाइज कराऊं, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं बेटा प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्यों बोलता हूं? क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो थ्योरी है। सर जरूरी थोड़ी ना हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें, हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स के। सर मेरा पेपर तो अटेम्प्ट हो गया, फिर भी एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2। सर सेकंड में भी एक थ्योरी पार्ट है और 8 में भी एक थ्योरी पार्ट है, बट अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जैसा कि मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, तो मुझे थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है।
और ये थ्योरी है भी अगर तो बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में आपको बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर में ही आपको सबसे पहले करवा दिया 7 नंबर का। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा थ्योरी की बजाय अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर, अगर आपने हमारी क्लासेस ली हुई है तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जाके देख सकते हो, हमने ऑलरेडी करवाया है। लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं भी ली है, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हो, तो स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 14 में पर जाके आप डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां से देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बताने वाला हर क्वेश्चन के लिए कि वहां पे जाके देख सकते हो। थियोरी क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूं वहां पर जाके रीड करना है। अगर मैं यहां पे करा भी दूंगा तो क्या करा दूंगा, रीड ही तो करना है। मेन पर्पस क्या होता है, मेन बच्चे का इस टाइम पे मोटिव है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करके आए हैं वो ठीक करके आए हैं कि गलत करके आए हैं, करके आए हैं ठीक तो कितना ठीक हुआ है हमारा, क्या हम उसमें मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा टारगेट भी वही है। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B पे और डिटेल्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से ये क्वेश्चन आया, कितनी वेटेज का था, 7 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन था। और सिमिलर क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में भी करा हुआ है। बॉन्ड लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक कंपनी है जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करती है। द बजटेड ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। आपको आपके पास बजटेड ओवरहेड्स गिवन है, साथ में कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी भी गिवन है। कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल कह दो चाहे एक्टिविटी कह दो एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 एक्टिविटीज में अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया। दीज आर द बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर और बजटेड वॉल्यूम। सिंपल अगर मैं कहूं बजटेड ओवरहेड को बजटेड वॉल्यूम से डिवाइड करके इजीली आप कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर सकते हो। जब हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएंगे तो द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट AXL। कंपनी एक कंपोनेंट बनाती है जिसका नाम है AXL और कंपनी एक बैच में 5200 यूनिट्स बनाती है, ठीक है। इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज ₹2.6 लाख, 2,60,000 रुपए का इसमें मटेरियल लगेगा। एंड लेबर की कॉस्ट की बात करें तो 4.9 लाख, 4,90,000 रुपए इसमें लेबर का खर्चा आएगा। द यूसेज ऑफ एक्टिविटीज फॉर द सेट बैच आर एज फॉलोज। मटेरियल के ऑर्डर आपने इस बैच में 52 ऑर्डर दिए हैं, मटेरियल की मूवमेंट हुई है 36 टाइम्स, सेटअप किए हैं 50, मेंटेनेंस आवर्स यूज किए हैं 1380, क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्शन हुए हैं 56 और मशीनें चलाई है इस बैच को कंप्लीट करने के लिए 3600 आवर्स। क्वेश्चन की बड़ी सिंपल सी पहली डिमांड थी, कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द सेट बैच, अप्रॉक्सीमेट रेट्स टू होल नंबर। सर डेसिमल कंसीडर नहीं करने, रेट जो निकालने वो होल नंबर अप्रॉक्सीमेट निकालने। कुछ नहीं, पहली रिक्वायरमेंट के लिए सिंपली आपको क्या करना था, बजटेड ओवरहेड को बजटेड वॉल्यूम से डिवाइड करके रेट निकालने थे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं ऑलरेडी आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लिया जाए। आंसर नंबर 2B पार्ट 1 में आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाना था, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, कॉस्ट पूल, बजटेड ओवरहेड, कॉस्ट ड्राइवर का नाम और बजटेड वॉल्यूम। सर इसको सबसे पहले कॉपी कर लिया है और कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए सिंपली क्या करना है, अमाउंट के कॉलम को डिवाइड करना है क्वांटिटी से। 11,60,000 डिवाइड बाई 2200, 527 पर ऑर्डर आपका रेट आ जाएगा। 5 लाख डिवाइड बाई 1360, 368 पर मूवमेंट आपका रेट आ जाएगा। 19,40,000 डिवाइड बाई 16,800, 115 रुपए पर मेंटेनेंस आवर आपका रेट आ जाएगा। 8,30,000 डिवाइड बाई 1,040, 790 पर सेटअप आपका रेट आ जाएगा। 3,52,000 डिवाइड बाई 1,800, 196 पर इंस्पेक्शन आपका रेट आ जाएगा। और 14,40,000 डिवाइड बाई 48,000, 30 रुपए पर आवर आपका रेट आ जाएगा। जब आपके पास ये कॉस्ट ड्राइवर के रेट आ जाएंगे तो इन रेट्स को यूज करके बैच को बनाने में जितने जितने आपने ये क्वांटिटी यूज करी है, जितने जितने आपने ये क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूज करी है, जस्ट मल्टीप्लाई करके हम अपने सेकंड पॉइंट का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ascertain the cost of batch of component AXL6 using activity based costing। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके
आपने कंपोनेंट AXL की बैच की कॉस्ट निकालनी है, पूरे बैच की कॉस्ट निकालनी है। तो मटेरियल लेबर तो कॉपी कर लो, 2,60,000 और 4,90,000। आप बनाओगे बैच कॉस्ट शीट ऑफ AXL 6 इन 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉपी कर लिया। इसके बाद आप एक एक करके कॉस्ट पूल एक्टिविटी कंसीडर कर लो। पहली एक्टिविटी है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, 527 पर ऑर्डर है और ये नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करती थी, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने 52, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 527, दैट विल कम 27404। सेकेंड एक्टिविटी आपकी मटेरियल हैंडलिंग, रेट है 368 पर मूवमेंट और नंबर ऑफ मूवमेंट जो है वो है 36, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 368, इट विल बी 13248। थर्ड एक्टिविटी आपकी मेंटेनेंस, 115 रुपए पर मेंटेनेंस आवर, और मेंटेनेंस के आवर्स कितने हैं 1380, तो इट विल बी 1380 मल्टीप्लाई बाई 115, इट विल कम 1,58,700। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी सेटअप, रेट है 798 पर सेटअप और नंबर ऑफ सेटअप जो है वो है 50, तो 50 इंटू 798, इट विल बी 39,900। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, जो कि 56 है और रेट आपका 56 इंटू 196, इट विल बी 10,976। और लास्ट एक्टिविटी थी आपकी मशीनरी, जो कि यूज की है आपने 3600 मशीन आवर और 1 घंटे का रेट है 30, तो 3600 इंटू 30, 1,08,000 आपका मशीनरी पे खर्चा। सबको आप ऐड कर दोगे, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ बैच पता चल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर 7 मार्क्स। और डिट्टो क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है, सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है, केवल और केवल नाम आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें बॉन्ड लिमिटेड है, वहां पे कुछ और दिख जाएगा, यहाँ पे AXL 6 है, वहां पे कुछ और देखने को मिल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर अपने को एग्जाम में देखने को मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, डिसीजन मेकिंग से ये क्वेश्चन था और सीधा सीधा 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, डिसीजन मेकिंग में से ये क्वेश्चन था। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाई साइड भी है, मतलब मेक और बाई लाइक, और एक इसमें जो की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका भी पॉइंट देखने को मिला। अच्छा क्वेश्चन था। मेसर्स पॉस्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिमजेम यूटिलाइजिंग 100% ऑफ इट्स मशीन कैपेसिटी। ये कंपनी है मेसर्स पॉस्को लिमिटेड, वो 4,000 यूनिट्स बना रही है प्रोडक्ट जिमजेम की और ये इनकी 100% कैपेसिटी है। The selling price per unit and cost per unit of product Zimzem are as under। जो जिमजेम प्रोडक्ट है वो आप 700 रुपए पर यूनिट में बेच लोगे। कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो मटेरियल की कॉस्ट है 100 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है 150 रुपए। ध्यान देना, वेरिएबल मशीन को ऑपरेट करने की कॉस्ट 150 रुपए है और 100 रुपए पर मशीन आवर है। अगर आपको मैं कहूं कि 1 घंटे की कॉस्ट है 100 रुपए और आपके प्रोडक्ट में 150 रुपए लग रहा है, तो सर सिंपल सी बात है, जिमजेम को बनाने के लिए 1.5 घंटा लग रहा है, इसका मतलब 100 पर मशीन आवर है तो 1.5 आवर्स लग रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि 100 रुपए पर आवर होगा तो 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 150 रुपए बनेगा, तभी तो ये 150 रुपए बनेगा। इसका मतलब जिमजेम की 1 यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है और आप कितनी यूनिट बना रहे हो 4,000, तो इसका मतलब आपके पास घंटे कितने अवेलेबल है 6,000। घंटे कितने अवेलेबल आपके पास 6,000। अदर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 180 रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट है 200 रुपए, इन सबका एडिशन है 630, तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट आया 70। अब ये जो अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि ये वेरिएबल है या फिक्स है या दोनों है इसके अंदर। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट 200 रुपए में मुझे नहीं पता फिलहाल ये वेरिएबल है, फिक्स है या फिर ये सेमी वेरिएबल है, इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल कुछ पार्ट फिक्स है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं क्वेश्चन को।
कहते हैं पोस्को लिमिटेड कैन सेल मैक्सिमम 8,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिमजेम इन मार्केट। कंपनी बना तो 4,000 ही सकती है, लेकिन बेचने की बात करें तो 8,000 यूनिट तक भी बेचा जा सकता है। मतलब मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हाउएवर, ड्यू टू लिमिटेड मशीन आवर कैपेसिटी, हम तो 4,000 ही बना सकते हैं। इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिमजेम इन हाउस। तो हम तो 4,000 यूनिट ही बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन हां, एक दूसरी कंपनी है मेसर्स एसबी लिमिटेड, एक क्वालिटी सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स, कैन सप्लाई अप टू 3,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिमजेम एट ए प्राइस ऑफ 620 पर यूनिट अप टू पोस्को प्लेस। कहते हैं कंपनी है मेसर्स एसबी लिमिटेड, वो कहती है कि वो हमें 3,000 यूनिट सप्लाई कर देगी प्रोडक्ट जिमजेम की 620 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। तो सर कोई बुराई नहीं है, 620 रुपए में लेकर 700 में बेचूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से। फिर भी मार्केट में डिमांड 8,000 है, 4,000 आप खुद बना सकते हो, 3,000 बाहर से मिल जाएगी, 7,000 यूनिट तक आप बेच सकते हो। इस तरीके से आगे देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। पोस्को लिमिटेड कैन यूज इट्स फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉल्ड बॉनबॉन। अब ये जो पोस्को लिमिटेड के पास फैसिलिटी है, फैसिलिटी का मतलब क्या है, जो 6,000 घंटे हैं। सर कौन से 6,000 घंटों की आप बात कर रहे हो? कंपनी 4,000 यूनिट बना सकती है, 1.5 घंटा एक यूनिट में लगता है, मतलब कंपनी के पास 6,000 घंटे हैं। तो जो कंपनी के पास फैसिलिटी है 6,000 घंटों की, कंपनी अगर चाहे तो इससे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बना सकती है। मतलब जिमजेम ना बनाकर एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, नाम है बॉनबॉन। इट कैन सेल अप टू 10,000 यूनिट ऑफ बॉनबॉन एनुअली। बॉनबॉन की बात करें तो कंपनी 10,000 यूनिट बेच सकती है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बॉनबॉन आर एज अंडर। जो दूसरा प्रोडक्ट है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बॉनबॉन, उसका भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट अपने पास गिवन है, इसका भी सेलिंग प्राइस 700 ही होगा, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट केवल 300 रुपए आएगी। ध्यान देना, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है 50 रुपए और ये 100 रुपए पर मशीन आवर। अगर मैं आपको कहता हूं 1 घंटे मशीन चलाने का खर्चा 100 रुपए है, मेरे प्रोडक्ट में 50 रुपए ही लगा, तो सर सिंपल सी बात है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट को बनाने में आधा घंटा लगा। 100 रुपए अगर पर आवर है और एक यूनिट का खर्चा 50 आया, मतलब आधा घंटा लगा। तो इसका मतलब बॉनबॉन की जो एक यूनिट है, इसको बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। 10,000 यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स आपको बनानी है, अगर आधा घंटा लगेगा, 5,000 घंटों में बन जाएंगे, जबकि आपके पास तो 6,000 घंटे हैं। तो सर बॉनबॉन की तो पूरी रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जैसे ऊपर डेटा था, अदर फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 50 रुपए। सर फिर से मुझे नहीं पता इसमें क्या पार्ट वेरिएबल और क्या पार्ट फिक्स है, कितना वेरिएबल कितना फिक्स। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट भी मुझे क्लियर नहीं है अभी तक, कितना वेरिएबल कितना फिक्स। इसका टोटल था 500, तो प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 200 रुपए का, ठीक है। पोस्को लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है, ताकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट है, इसका वेरिएबल और फिक्स पार्ट आप डिसाइड कर सको कितना कितना है। क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 1 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आर एज अंडर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जिमजेम इन हाउस। अगर आप प्रोडक्ट जिमजेम को इन हाउस बनाते हो तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80 रुपए है। आ जाओ ऊपर वापस क्वेश्चन में, आपको बोला था कि जिमजेम का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट 200 रुपए है। अब क्वेश्चन कहता है 80 रुपए तो वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर फिक्स पार्ट आपका 120 रुपए। अगर 80 रुपए इसमें वेरिएबल है तो 120 रुपए जो है दैट विल बी फिक्स्ड। ये बिल्कुल मत मान लेना, ये बिल्कुल मत मान लेना कि ये 80 रुपए की जो कॉस्ट है, ये 80 रुपए की जो कॉस्ट है, ये इसके अलावा होगी। बिल्कुल नहीं होगी सर। आपने सेलिंग प्राइस में से सारे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट निकाल के बताया आपको। अगर आप सेलिंग प्राइस में से सारे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट निकाल के बता रहे हो, तो आपने सारे के सारे खर्चे ऊपर हमें दे दिए।
तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट 200 रुपए में ही 80 रुपए वेरिएबल पार्ट है और फिक्स रहेगा आपका 120 रुपए का। सिमिलरली आगे चलते हैं, परचेजिंग प्रोडक्ट जिमजेम फ्रॉम मेसर्स एसबी लिमिटेड। अगर आप एसबी लिमिटेड से ये 3000 यूनिट खरीदते हो जिमजेम की, तो 620 रुपए तो प्राइस था ही, 620 रुपए तो प्राइस था ही, लेकिन साथ में जब आप इसको बेचोगे, क्योंकि ये केवल और केवल आपके पास आने तक की कॉस्ट है, ध्यान देना, 620 रुपए, 620 रुपए में आपके पास माल आ जाएगा, बिकेगा नहीं। बेचने के लिए आपको इस पे 60 रुपए और लगाने पड़ेंगे। तो सर 620 रुपए खरीदने के, 60 रुपए सेल करने के, बेचने के, तो 680 रुपए की कॉस्ट आएगी और 700 में बेच दूंगा तो भी 20 रुपए प्रॉफिट ही होगा, तो भी 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बोन इन हाउस। बोन को बनाने के लिए जो डेटा है, अगर आप बोन बनाते हो तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 70 रुपए आएगा। सर इसका मतलब ये है, ये जो बोन था, इसमें ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, इसमें 70 रुपए तो वेरिएबल है, तो इसमें 30 रुपए जो है वो फिक्स्ड है। तो गलती से भी अगर आपने ये गलती करी हो कि सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग लिया हो और ये अलग लिया हो, तो ये बिल्कुल 100% आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपको यहां पे जब प्रॉफिट बताया तो सारे खर्चे यहां पे ऑलरेडी माइनस करके आए हुए हैं। नीचे यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ऊपर के खर्चों के अलावा ये खर्चे हैं। अलावा खर्चे नहीं, ये केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल कॉस्ट नहीं है, ध्यान देना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल कॉस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो क्वेश्चन क्लियरली लिखता है कि ये एडिशनल कॉस्ट है जो हमने ऊपर बताई थी उसके अलावा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का आपको बाइफिकेशन मिल गया है, कितना वेरिएबल और कितना फिक्स। और आगे चलते हैं क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट कहते हैं पोस्को लिमिटेड यूजेज मशीन आवर एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है उसमें जो भी फिक्स्ड पार्ट होता है उसके लिए ये मशीन आवर यूज करते हैं। एंड द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर इज 2,40,000। सिंपल सी बात है, आपके पास 6000 घंटे हैं, 2,40,000 रुपए आपका फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है। तो मशीन आवर रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे 40 रुपए पर आवर मशीन आवर रेट आएगा। मशीन आवर रेट आएगा आपका 40 रुपए पर आवर। सर 40 रुपए पर आवर, दीज कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। ये जो 2,40,000 रुपए की आपकी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्रोडक्ट मिक्स की वजह से वेरी नहीं करेगी। आप कहो मैं बोन बनाऊं, आप कहो मैं जिम बनाऊं, कहते हैं डजेंट मैटर, आप कुछ भी बनाओ, कितना भी बनाओ, ये 2,40,000 रुपए का खर्चा 2,40,000 ही रहना है। लेकिन असाइन कर रहे हो आप तो ये 40 रुपए पर आवर है। सर अगर 40 रुपए पर आवर है और जिमजेम को बनाने के लिए आपका 1.5 घंटा लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये जो अदर फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें 40 रुपए पर आवर और 1.5 घंटे के हिसाब से 60 रुपए तो इसके अंदर वेरिएबल है। तो जो बचा हुआ पार्ट है 120 रुपए पर यूनिट, वो आपका वेरिएबल फिक्स्ड है। ये वेरिएबल है 40 रुपए, वो 40 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड निकाला है ना आपने, तो ये फिक्स है, 60 रुपए फिक्स है पर यूनिट और ये 120 रुपए वेरिएबल है। ये सारी वर्किंग मैंने दिखाई है अपने सॉल्यूशन के अंदर, दिखाऊंगा एक बार, अभी यहां पे एनालाइज करवा रहा हूं जस्ट, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा था। और 40 रुपए पर आवर है, तो सर जो बोन था इसमें वेरिएबल पार्ट हो जाएगा 40 रुपए पर आवर और आधा घंटा ही लग रहा था इसमें, तो इसमें 20 रुपए तो वेरिएबल पार्ट हो गया। तो बचा हुआ जो 30 रुपए है, नहीं एक सेकेंड, फिक्स्ड, ये फिक्स था, 20 रुपए तो फिक्स हो गया, बचा हुआ जो पार्ट है 30 रुपए का, वो आपका वेरिएबल पार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यही चैलेंज था कि सर आपके पास जो कॉस्ट गिवन है उसको वेरिएबल अलग करना है, फिक्स्ड अलग करना है। कौन कौन से पार्ट में? अदर फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, हो गया। बस अब तो क्वेश्चन की डिमांड है, सजेस्ट द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट मेसर्स पोस्को लिमिटेड
शुड मैन्युफैक्चर और परचेज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये हो गया पार्ट आपका लिमिटिंग फैक्टर का, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि सर प्रॉफिट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए बताओ कितनी क्वांटिटी हम कौन से प्रोडक्ट की बनाएं और कितनी बाहर से खरीदें। आपके पास लिमिटेशन है मशीन आवर की, आपके सामने बनाने के लिए दो ऑप्शन है, जिमजेम और बॉनबॉन। तो आपको सबसे पहले रैंकिंग डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। 3 कॉलम में पर्टिकुलर्स, जिमजेम और बॉनबॉन। सर सेलिंग प्राइस कॉपी कर लिया, दोनों ही प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है, 700 रुपए और 700 रुपए। माइनस करना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऑलरेडी सारी की सारी फाइंड आउट कर ली है, कॉपी ही करनी है। मटेरियल कॉस्ट 100 रुपए पहले जिमजेम की बात करें तो, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 150 रुपए, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में वेरिएबल पार्ट रहेगा 120 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पार्ट रहेगा 80 रुपए का। माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। सिमिलर कहानी रहेगी बॉनबॉन के केस में। बॉनबॉन में मटेरियल रहेगा 300 रुपए का, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 रुपए, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का वेरिएबल पार्ट होगा 30 रुपए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पार्ट होगा 70 रुपए का। अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। लेकिन हमारे पास है घंटों की कमी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे आवर्स पर यूनिट से। और हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि सर मशीन आवर्स पर यूनिट जो है वो बॉनबॉन के केस में आधा घंटा है और जिमजेम के केस में ये 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटा और आधे घंटे से डिवाइड करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिमजेम का आएगा अप्रॉक्स 167 और बॉनबॉन का आएगा 500। तो सर ऑफकोर्स 500 रुपए पर आवर के लिए जाऊंगा तो पहले बनाऊंगा बॉनबॉन और उसके बाद बनाऊंगा जिमजेम। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि पहले बॉनबॉन बनेगा तो सर पहले बॉनबॉन बनाएंगे। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले बॉनबॉन बनाएंगे। बॉनबॉन की कितनी यूनिट आप मार्केट में बेचना चाहोगे? तो सर बॉनबॉन की हम 10,000 यूनिट मार्केट में बेचना चाहेंगे। एक यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा लगेगा, तो 10,000 यूनिट को बनाने के लिए 5,000 घंटे लग जाएंगे। टोटल घंटे कितने अपने पास? 6,000। तो कितने बच गए? 1,000। अब बना लो जिमजेम। जिमजेम की एक यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है, तो 1000 घंटों में आप अप्रॉक्स राउंड ऑफ में 667 यूनिट बना लोगे। तो क्वेश्चन ने कहा था बताओ कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है और कितना खरीदना है। तो सर सिंपल सी बात यह है, बॉनबॉन बनाना है पूरा 10,000 यूनिट, जिमजेम बनाना है 667 यूनिट और बाहर से खरीदने का ऑप्शन है मेरे पास जिमजेम का, जो कि 3,000 यूनिट खरीद के मैं बेचूंगा। तो बाहर से मैं खरीदूंगा 3,000 यूनिट्स ऑफ जिमजेम, क्योंकि इसको बेचकर फायदा ही है 620 में मिल जाएगा। और इसको बेचने के लिए आपको 60 रुपए अलग से लगाने पड़ेंगे, 680 और 700 में बिकेगा तो 20 रुपए इसमें फायदा ही होना है। तो मैंने लिख दिया यहां पे कि 3,000 यूनिट जिमजेम की आपको बाहर से खरीद लेनी चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की। सर 10,000 यूनिट बॉनबॉन की बनाओ, 667 जिमजेम की बनाओ, 3,000 यूनिट जिमजेम की बाहर से खरीद लो। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ मैसेज पॉस्को लिमिटेड अंडर 1 अबव। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आपको सेकंड पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आपको सेकंड पॉइंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। देखो ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, इसके दो सॉल्यूशन मेरे सामने आए, दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मुझे यहां पे समझ में आए, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया मैंने। कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ये इजी है। 10,000 यूनिट आप बनाने वाले हो और सर हर यूनिट जो बॉनबॉन की है उससे 250 रुपए आप कमा लोगे, तो 10,000 इंटू 250। जिमजेम की भी 667 यूनिट आप बनाओगे, इससे भी 250 रुपए पर यूनिट आप कमा लोगे, तो 166,750। और जो जिमजेम है 700 में बिकेगा, 620 खरीदने में लग गए, 60 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, तो हर यूनिट पे 20 रुपए कमाया। 3,000 यूनिट पे 60,000 रुपए कमा लिए, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 27,26,750। अगर केवल कंट्रीब्यूशन तक पूछा हुआ होता तो ठीक था, लेकिन बाद में हमें तो प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी थी। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने में फैक्ट्री को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो 2,40,000 रुपए की कॉस्ट है, दीज कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। चाहे कुछ भी बनाओ, कितना भी बनाओ, ये 240 ही लगेगा। सर ये 240 ही लगेगा, तो ये 240 तो लिख दिया।
अब बात आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो एक तो सिनेरियो ये है कि आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करो, दूसरा सिनेरियो ये है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्ब करो। मतलब कहानी यह है कि जो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो अब्जॉर्प्शन बेसिस पे अप्लाई करूं या मार्जिनल बेसिस पे। मैंने दोनों सॉल्यूशन आपके पास दिए हैं। पहले मैं अब्जॉर्प्शन बेसिस पे जा रहा हूं। अब्जॉर्प्शन बेसिस में क्या होता है, आप 10,000 यूनिट बॉन की बनाओगे, 10,000 यूनिट बॉन की बनाओगे और फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे हमने ट्रेस कर ली थी कि सर बॉन जो है उसमें फिक्स कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट आ रहा था, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। जिमजेम की आप 667 यूनिट बनाओगे अब्जॉर्प्शन बेसिस के अकॉर्डिंगली मैं ये जो कॉस्ट है वो आपको अप्लाई करवा रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो इसके अंदर आपका फिक्स पार्ट था 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 120 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके डाल दिया। और जो ये जिमजेम वाला पार्ट था, जिमजेम में केवल और केवल एक वेरिएबल सेलिंग पार्ट था, फिक्स तो कुछ था नहीं, तो यहां पे नहीं आएगा, तो ये 380 आया। अकॉर्डिंगली 21,06,750 आपका प्रॉफिट आ गया। एक कहानी तो ये हो सकती है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव आंसर की जरूरत नहीं थी, बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इसकी जरूरत पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी सर? एक तो हो सकता है अब्जॉर्प्शन का तरीका, दूसरा ये हो सकता है सर, दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये सारे वर्किंग नोट मैंने बनाए थे, मशीन आवर्स पर यूनिट 1.5 घंटा जिमजेम का 150 रुपए था, 100 से डिवाइड करके 100% कैपेसिटी 6000 घंटे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाल लिया था 40 और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट निकाल लिया था 60। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर में जो क्वेश्चन में लिखा है 120, वो बॉन में भी सेम आधा घंटा लगेगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपए था, तो वेरिएबल बच गया आपका 30, जो आपने क्वेश्चन में देखा। अब ध्यान देना हो क्या रहा था यहां पे, सर अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 इंटू 30 3 लाख रुपए और ये 667 इंटू 120 80,000 40 के आसपास आता है। लेकिन मैं अगर यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए जाते हो तो ध्यान देना अगर मार्जिनल के हिसाब से जाते हो तो जो बॉन है उसमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉन की तो आप 10,000 यूनिट बना रहे हो और 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए खर्च आता है। ठीक है सर, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिमजेम बनाते हो, 4,000 यूनिट है और 120 रुपए पर यूनिट है, तो सर ये 4,80,000 रुपए का फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर मैं 4,80,000 रुपए का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जिमजेम का डाल दूं, तो सर इतना तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं कमा रहा, फिर बनाऊं ही क्यों इसको, तो इस वजह से मैंने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है। क्या लिखा है, ध्यान देना, मैंने लिखा है कि पोस्को लिमिटेड कैन प्रोड्यूस ओनली 667 यूनिट्स ऑफ जिमजेम फ्रॉम विच कंपनी कैन जनरेट ओनली कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 166,750, जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स्ड ओवरहेड टोटलिटी में 4,80,000 आती है। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जाता हूं तो इस केस में तो मैं ये कहूंगा भाई आप जिमजेम बनाओ ही मत। 166,750 में से 480 माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव फिगर आ जाएगी, तब तो ये नेगेटिव फिगर आ जाएगी। और ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक ही है, नहीं, ये जिमजेम के लिए अलग कॉस्ट है, बॉन की अलग कॉस्ट है। अगर आप जिमजेम की एक भी यूनिट बनाते हो और अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हो, तो सर 4,80,000 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा लगाना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर ये कॉन्सेप्ट चलता है यहां पे, इंस्टीट्यूट का इसमें सजेस्टेड आंसर देखना पड़ेगा एक बार कि इंस्टीट्यूट कौन सा सॉल्यूशन देता है और क्या वो ऑल्टरनेटिव आंसर देते हैं कि नहीं देते। तो एक बार इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आए, आपको दोनों में से एक आंसर जरूर देखने को मिल जाएगा। तो फिर ऑल्टरनेटिव आंसर ये बनता है कि सर टोटल कंट्रीब्यूशन ये है कि 10,000 यूनिट बॉन की बेचूंगा, 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा। जिमजेम की सिचुएशन में बेचने का कोई फायदा ही नहीं है, बनाकर बेचने का। तो सर जिमजेम की बनाकर नहीं बेचूंगा, हाँ बाहर वाली बेच लूंगा, क्योंकि वो तो 700 रुपए में बिक रही है, 680 रुपए की है, तो 60,000 उस पर कमा लूंगा। तो 25 लाख 60,000
फैक्ट्री के फिक्स्ड कॉस्ट 240 ही आनी है। क्वेश्चन ने बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट मिक्स हो ये 240 ही आना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी बॉन का फिर 3 लाख रुपए आएगा। अकॉर्डिंगली आप यहां पे 20,20,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे। तो डिपेंड ये करता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो अब्जॉर्प्शन बेसिस पे लिखना है कि मार्जिन, क्योंकि अब्जॉर्प्शन बेसिस तो कहता है भाई 667 को मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो आपका ये वाला आंसर वैलिड है, ये वाला आंसर वैलिड है। लेकिन अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाते हो तो फिर उस सिचुएशन में आपको 4,80,000 पूरा लिखना पड़ेगा। और 480 फिर कैसे लिख दूं जब मुझे पता है कि कंट्रीब्यूशन 166,750 है, तो 480 का खर्चा कैसे बियर कर लूं? सर नहीं करूंगा। उस सिचुएशन में फिर मैं जिम इन हाउस बनाऊंगा ही नहीं, बाहर से खरीद के 3,000 यूनिट जो बिक रही है वो बेच लूंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि लास्ट में जाके प्रॉब्लम कर रहा है कि सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो किस बेसिस पे आपने डालने। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूट का एक बार आंसर देखना बनता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट किस अजम्पशन के साथ इस आंसर को सॉल्व करते हैं वो हम नहीं कह सकते। हाँ, यहां तक आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरीके की कोई अजम्पशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग कराया है, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इज ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में 240 तक कोई अजम्पशन नहीं है, 240 तक कोई अजम्पशन नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में 240 तक कोई अजम्पशन नहीं है। तो सर काफी अच्छा क्वेश्चन था, तभी तो 14 मार्क्स की इसकी वेटेज दी गई है, क्योंकि आप समझ के चलो कि एग्जामिनर इंस्टीट्यूट अगर 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन देगा तो वो बिल्कुल इजीएस्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, वो इजी हमारे लिए इस तरीके से हो सकता है कि हमने पहले वो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज करा हुआ हो, वही क्वेश्चन हमें दिख गया, तो वो हमारे लिए इजी हो सकता है। बट अदरवाइज क्वेश्चन में भी आपको एज इट इज ना देखने को मिले 14 मार्क्स के। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतना ही इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क्स के लिए। आई थिंक इस क्वेश्चन के आंसर का बच्चे काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हमें एक लॉजिकल और रीजनेबल आंसर यूट्यूब पे कोई टीचर प्रोवाइड करवाए। और नो डाउट मेरे बच्चे तो इंतजार कर ही रहे थे, बाकी भी बिल्कुल जरूर कर रहे होंगे। और आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी आ गई होगी कि सर हाँ, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट किए गए। पार्ट ए में मार्जिनल कॉस्टिंग था और पार्ट बी जो था वो था डिसीजन मेकिंग में से। पार्ट बी जो था वो था एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में, वो भी इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर्स जो होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आपके पास गिवन था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखेंगे सबसे पहले। सिंपल, काफी सिंपल, और ये सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ था, इसमें फिगर्स भी सेम थी। RNS Limited, a manufacturing company, has introduced a new product and marketed 20,000 units। एक कंपनी है RNS Limited जो कि 20,000 यूनिट सेल कर रही है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट आर, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट और प्रॉफिट रहेगा आपका 4 रुपए पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, और फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आपकी 3,20,000 रुपए की। क्वेश्चन की पहली डिमांड ये थी, एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी। सर ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास 3,20,000 गिवन थी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहां पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी 20 रुपए, 4 रुपए प्रॉफिट पर यूनिट गिवन था, 20,000 यूनिट थी और फिक्स्ड ओवरहेड 3,20,000। अगर 3,20,000 के फिक्स्ड ओवरहेड है 20,000 यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 16 रुपए कैलकुलेट होके आएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 16 रुपए है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। सर 16 रुपए जो है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आएगी, प्रॉफिट जो है वो 4 रुपए पर यूनिट आएगा। अकॉर्डिंगली 20 रुपीज विल बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखा मैंने यहां पे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उसके लिए मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस निकाल दिया। मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस निकाल दिया है। सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया होगा वर्किंग नोट के अंदर। एक बार यहां पे देखो, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 20 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 3,20,000 डिवाइड बाई 20,000, 16 रुपए पर यूनिट, प्लस प्रॉफिट आपके पास गिवन था 4 रुपए पर यूनिट। तो अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस निकाल दिया मैंने 40, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 20 और आपका आंसर आ गया 16,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आपका 16,000 यूनिट्स। साथ में क्वेश्चन ने कहा अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो, वो भी अमाउंट में। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था 20,000 यूनिट्स है, 4 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट है, इसका मतलब 80,000 रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट कर दो, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर दो। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20 रुपए का, सेलिंग प्राइस है 40 रुपए का, तो आपका पीवी रेशियो आ गया 50%। अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में आ गया 1,60,000। 1,60,000। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन का फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो। अगर प्रॉफिट 64,000 हो तो दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। अब आपको प्रॉफिट 64,000 चाहिए, पीवी रेशियो सेम चलेगा 50%, तो सेकंड पॉइंट का आपका आंसर होगा 1,28,000। 1,28,000। देन थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय द कंपनी बाय 10%। अभी आपका सेलिंग प्राइस चल रहा था 40, उसको 10% से कम कर दिया, 36 रह गया, ठीक है। डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5,000 यूनिट्स। अभी आप 20,000 यूनिट बेच रहे थे तो 5,000 की ज्यादा डिमांड होगी, मतलब 25,000 यूनिट बेचोगे, तो अब आपकी सेल यूनिट कितनी होगी, 25,000 यूनिट्स। क्वेश्चन क्या चाहते हैं, एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। कहते हैं इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा वो बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट होगा वो बताओ, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा वो बताओ। मतलब हमें प्रॉफिट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी निकालनी थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में निकालना था। सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं यहां पे, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। सेलिंग प्राइस 36, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन ही थी स्टार्टिंग से 20 रुपए, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 रुपए। प्रॉफिट क्या होता है, सर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। आप 25,000 यूनिट बेचोगे, 16 रुपए हर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कमाओगे, तो दैट विल बी योर टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो माइनस 3,20,000। तो प्रॉफिट कितना होगा आपका 80,000 का। पहले कितना था, सर पहले भी तो प्रॉफिट 80,000 का ही था, तो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट को लेकर अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी, फिर फॉर्मूला लगा लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही 3,20,000, नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16, तो अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट हो गया। तो 20 पहले 16,000 जो ब्रेक इवन पॉइंट था, अब वो 20,000 हो गया, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका वो इंक्रीज हो गया बाय 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट से आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर फॉर्मूला लगा लो, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना कमा रहे हो 80,000, पीवी रेशियो निकाल लो। सर पीवी रेशियो 16 डिवाइड बाई 36, 44.44% आ गया। अकॉर्डिंगली आ गया 1,80,000। पहले आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 128 था, जो कि अब 180 हो गया, तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी इंक्रीज हो गया बाई 52,000। 52,000 से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स की वेटेज में एग्जाम में पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ था विदाउट फिगर चेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में
आपको एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया। और इवन ये क्वेश्चन भी आपने सिमिलर क्वेश्चन देखा हुआ होगा। कौटिल्य लिमिटेड करंटली वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, कौटिल्य लिमिटेड करंटली वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, एक कंपनी है, नाम है कौटिल्य लिमिटेड, 80% कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं। एंड हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सेल्स कर रहे हैं 48 लाख की 80% पे, मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, लेबर की कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड गिवन और फिक्स्ड ओवरहेड भी गिवन। अब क्या हुआ, एन एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, दैट वुड यूटिलाइज हाफ, दैट इज 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, जो कि आपकी फैक्ट्री का 50% चाहिए। सर मैं ऑलरेडी 80% पे तो काम कर ही रहा हूं, तो मेरे पास अगर मैं आइडल कैपेसिटी की बात करूं केवल और केवल 20% है, लेकिन यहां पे जरूरत है 50% की, मतलब 130% कैपेसिटी की जरूरत है अगर आप एग्जिस्टिंग और एक्सपोर्ट ऑर्डर दोनों को मेंटेन करना चाहो तो। द ऑर्डर कैन नॉट बी स्प्लिट, दैट इज either it is to be taken in full and executed at 10% below the normal domestic price or be rejected totally। क्वेश्चन कहता है ये जो 50% ऑफ द फैक्ट्री का आपको ऑर्डर मिल रहा है, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 20% कैपेसिटी है तो 20% ले लो, नहीं, या तो आपको ऑर्डर पूरा का पूरा लेना पड़ेगा या फिर इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑर्डर लेते हो तो नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस से 10% कम प्राइस पे आपको ये ऑर्डर मिल रहा है, मतलब अगर नॉर्मली हम 100 रुपए में अपना कोई माल बेच रहे थे तो ये 90 रुपए ही देगा। द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर, अब कंपनी के सामने ये ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। सबसे पहला सबसे इजी ऑल्टरनेटिव तो ये है रिजेक्ट द ऑर्डर, कि ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है इसको रिजेक्ट कर दो एंड कंटिन्यू विद द डोमेस्टिक सेल्स ओनली एज एट प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल। पहला ऑप्शन सबसे इजी ये है, आप ये एक्सपोर्ट ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तो ठीक है, जो कॉस्टिंग आपको दिखाई दे रही थी, जो प्रॉफिट आप कमा रहे थे, एज इट इज चलता रहेगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑर्डर को कर लो एक्सेप्ट। सर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया तो 50% कैपेसिटी तो ये ऑर्डर खा जाएगा, बचा केवल 50%। कहते हैं स्प्लिट द कैपेसिटी दैट इज 100% बिटवीन ओवरसीज मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड डोमेस्टिक सेल। कहते हैं अपनी जो 100% कैपेसिटी है उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर और डोमेस्टिक में बांट दो। बांटूंगा तो क्या होगा, 50% कैपेसिटी चली जाएगी एक्सपोर्ट ऑर्डर में और जो बचा हुआ 50% है उससे डोमेस्टिक में बेचूंगा, लेकिन डोमेस्टिक की डिमांड कितनी है 80, तो कहते हैं एंड टर्न अवे एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। तो जो 80% है कहते हैं 50% जो है वो बेच लो डोमेस्टिक में, 30% जो है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया भाई। तो दूसरा ऑप्शन ये है 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड 50% डोमेस्टिक सेल। तीसरा ऑप्शन जो है वो कहते हैं कैपेसिटी बढ़ा लो, इंक्रीज कैपेसिटी, मतलब 80% एग्जिस्टिंग और 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब 130%। कहते हैं इंक्रीज कैपेसिटी सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर, इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा लो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लो एंड मेंटेन द प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल, और जो डोमेस्टिक सेल 80% वो भी बेच लो। तो इसके लिए तो 130% की कैपेसिटी चाहिए, और इसके लिए कहते हैं क्या करो, दो चीजें करनी पड़ेगी। बाइंग एन इक्विपमेंट, एक तो इक्विपमेंट खरीद लो, लेकिन इससे क्या होगा, दैट विल इंक्रीज कैपेसिटी बाई 10%, लेकिन इससे केवल और केवल 10% कैपेसिटी बढ़ेगी। सर 100 से 110% हो जाएगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए 130, 80 डोमेस्टिक और 50 एक्सपोर्ट, 110 तो हो जाएगी। और इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ ₹1,50,000 इन फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अभी आपको 19 लाख दिख रही है वो 1.5 लाख से बढ़ जाएगी तो 20,50,000 हो जाएगी। एंड 110 पे तो पहुंच गए,
अभी भी 20% कैपेसिटी कम है तो उसके लिए और क्या करना पड़ेगा, कहते हैं वर्क ओवर टाइम, ओवर टाइम कराओ टू मीट बैलेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी, और वो बैलेंस कितना है 20, 100 तो है ही, 10 बढ़ जाएगी एडिशनल इक्विपमेंट से, 20 के लिए फिर ओवर टाइम करवाओ। इन दैट केस लेबर विल बी पेड एट 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ऑफ द नॉर्मल वेजेस रेट, जो भी नॉर्मल वेजेस रेट होगा आपका उसका 1.5 गुना आपको पे करना पड़ेगा इस ओवर टाइम के लिए। ठीक है, पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड थी 7 नंबर के लिए, प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है और बताना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो सर कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे तो 4 कॉलम में बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 आपके सामने ऑप्शन है और एक हम हमेशा पर्टिकुलर्स का कॉलम मेंटेन करते हैं। सॉल्यूशन आपके लिए रेडी है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4B और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन 4 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। सबसे पहले मैंने तीनों ऑप्शन में कैपेसिटी डिफाइन कर दी है। पहले ऑप्शन में क्वेश्चन ने कहा ऑर्डर को कर दो रिजेक्ट और कंटिन्यू करो विद डोमेस्टिक सेल्स ओनली, और डोमेस्टिक सेल के साथ कंटिन्यू करने का मतलब है 80% की कैपेसिटी। सेकंड ऑप्शन ने कहा ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो और 100% कैपेसिटी पे काम करते हुए 50% एक्सपोर्ट और 50% डोमेस्टिक, मतलब आप काम करने वाले हो टोटलिटी में 100% पे। और तीसरे ऑप्शन में कहा कैपेसिटी को बढ़ा लो, इस तरीके से बढ़ाओ कि एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ले लें 50% और प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल भी मेंटेन कर लें 80%, तो कैपेसिटी होगी थर्ड ऑप्शन में 130% की। सबसे पहले मैंने सेल्स लिखा, जिसमें पहले ऑप्शन को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉपी करने वाली बात है, 48 लाख की, 48 लाख की। दूसरे ऑप्शन में ध्यान देना, आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई, आपकी कैपेसिटी हो गई 100%, इसमें 50% तो डोमेस्टिक माल बेचोगे। तो सर 48 लाख अगर 80% पे था तो 50% पे कितना बेच लोगे, 30 लाख रुपए का माल। मैंने इसका वर्किंग नोट बनाया है, दिखाता हूं आपको। ये रहा, 100% कैपेसिटी तो 60 लाख रुपए की आपकी, लेकिन 48 लाख रुपए की आपकी सेल थी 48 पे, तो 48 अगर 80% पे है तो 100% पे कितनी सेल हो सकती है आपकी, 60 लाख। सेकंड ऑप्शन में आपने 50-50% कैपेसिटी बांट दी है, ध्यान देना, 50-50% कैपेसिटी बांट दी, तो डोमेस्टिक में 60 लाख रुपए की अगर आपकी सेल कैपेसिटी है तो इसका 50% 30 लाख का माल बेचोगे, बचा हुआ 50% एक्सपोर्ट में बेचोगे। अगर एक्सपोर्ट में भी सेम प्राइस होता जो डोमेस्टिक में है तो सेल होती 30 लाख, लेकिन एक्सपोर्ट में प्राइस 10% कम है, तो सर सेल को 10% से कम कर दो एक्सपोर्ट वाली को, 27 लाख रुपए आपको जनरेट होंगे। तो टोटलिटी में आपको 30 लाख रुपए डोमेस्टिक से और 27 लाख रुपए एक्सपोर्ट से 57 लाख की टोटल सेल जनरेट होगी, 57 लाख की टोटल सेल आपकी जनरेट होगी। 57 लाख आपकी सेल्स आ गई, 57 लाख आपकी सेल्स आ गई 100% कैपेसिटी पे। और अगर हम 100 की बजाय थर्ड ऑप्शन 130% पे काम करें, तो 130% पे काम करेंगे तो क्या होगा, देखो 130% पे काम करने का मतलब है आप 60 लाख रुपए की तो सेल एक जनरेट करोगे, या फिर मैं कहूं तो जो एग्जिस्टिंग में आपकी सेल है 48 लाख की, एक तो ये सेल जनरेट हो जाएगी क्योंकि ये माल तो बेचोगे ही बेचोगे, साथ में एक्सपोर्ट वाला माल भी बेचेंगे, उससे क्या मिल रहा है आपको 27 लाख रुपए, तो 27 लाख रुपए वहां से, तो टोटल सेल आपकी कितनी होगी 75 लाख की, टोटल सेल्स आपकी कितनी होगी 75 लाख की। इसके बाद हम माइनस करेंगे अपने खर्च से। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की मैं बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल पहले केस में तो कॉपी कर लो, 15 लाख रुपए 80 पे। सर अगर 15 लाख है 80 पे और दूसरे केस में हम 100% पे काम करेंगे तो 15 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100 इट विल बी 18,75,000, और इसमें आप 130% पे काम करोगे तो इट विल बी 24,37,500।
सिंपल कर क्या रहे हैं, 15 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 15 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 130। सिमिलर कैलकुलेशन लेबर में करनी है, लेकिन लेबर में थोड़ा ध्यान भी रखना है। लेबर की अगर मैं बात करूं, 6 लाख रुपए का खर्चा था आपका 80% पे, तो 80% पे तो 6 लाख कॉपी हो गया। सर 6 लाख है 80 पे, तो 100 पे कितना होगा, 7.5 लाख, 7.5 लाख। 130 वाले केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक करो, होगा क्या, जो आप 100% पे काम करोगे और इवन ये जो 10% आपकी कैपेसिटी बढ़ी है, इसके लिए लेबर का तो कोई खर्चा नहीं बढ़ा, इसके लिए तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ानी है। तो इसका मतलब सिंपली मैं कैलकुलेशन ये कर सकता हूं कि सर अगर मेरी लेबर की कॉस्ट 6 लाख रुपए है, कितने पे, 80% पे, तो डिवाइड बाय 80, तो 110 पे कितना होगा। सिंपल ये कैलकुलेशन क्या है, 6 लाख है अगर 80 पे, तो 110 पे कितना होगा, 8.25, 110% काम हो गया। देन क्वेश्चन ने कहा कि जो बचा हुआ 20% है, उसके लिए ओवर टाइम करवाएंगे, और उस ओवर टाइम के लिए आपको 1.5 गुना हम पे करेंगे। ओवर टाइम के लिए हम 1.5 गुना पे करेंगे, ओवर टाइम के लिए हम 1.5 गुना पे करेंगे। तो ये परसेंटेज कैपेसिटी कितनी है, 20। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सर अगर 6 लाख रुपए की लेबर की कॉस्ट है 80 पे, तो 20 पे कितना होगा। मैंने यहां पे क्या किया, 7.5 लाख रुपए लिखा है, ठीक है। कितने पे लिख दिया, 100 पे लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को बेस ना बनाकर सेकंड वाले कॉलम को बेस बना लिया है। एक ही बात है, अगर 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट है 100 पे, अगर 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट है 100% पे, तो 20% पे कितना, ये तो आ गई नॉर्मल वेजेस। लेकिन ओवर टाइम में आपको इसको 1.5 गुना पे करना है, तो इसका 1.5 गुना कर दो, ये हो जाएगा 2,25,000। तो आपको टोटल लेबर पे करनी पड़ेगी 10,50,000, 10,50,000। इसके बाद जो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है वो सिंपल चलेगा, 3 लाख है 80 पे, तो 100 पे कितना, 3 लाख है 80 पे, तो 100 पे 375 आ जाएगा, और 130 पे कितना, 487,500 आ जाएगा। सिंपल है, 3 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 3 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 130। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, आपको आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। पहले केस में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चल रही है 19 लाख, तो सर ये 19 लाख एज इट इज आ जाएगी। दूसरे केस में भी तो आप केवल और केवल 100% कैपेसिटी पे काम करोगे, इसमें भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रही। लेकिन थर्ड ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख से बढ़ जाएगी, तो सर 1.5 लाख से बढ़ा दिया, 20,50,000 हो गया। और जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आया फर्स्ट केस में 5 लाख, सेकंड केस में 8 लाख, और थर्ड केस में 1475। 1475 इज द मैक्सिमम, तो ऑप्शन 3 शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू हाईएस्ट प्रॉफिट। सर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हम सिलेक्ट करके चलेंगे, रीजन क्या है, हाईएस्ट प्रॉफिट की वजह से। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में देखने को मिल जाता है, और सेम क्वेश्चन आपको अपने स्टडी मटेरियल में भी देखने को मिल जाता है। हाँ, फिगर्स में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे एग्जाम में, वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, सिंगल क्वेश्चन। और सर क्या करना था इसमें आपको कैश बजट बना के देना था। मतलब बजट एंड बजटरी कंट्रोल का ये क्वेश्चन था, जिसमें हमें यहां पे कैश बजट प्रिपेयर करके देना था। मेसर्स लाल कमल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स X and Y and sells their products through its ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। कंपनी है मेसर्स लाल कमल लिमिटेड, 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, एक्स और वाई, 2 एरियाज में बेचते हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। बजटेड सेल्स यूनिट्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2024 आर एज अंडर। हमारे पास यहां पे सेल्स बजट ऑलरेडी बना हुआ है, तो बजटेड सेल्स यूनिट्स गिवन है जनवरी से लेकर जून 24 तक। कहां से कहां तक, जनवरी से लेकर जून 24 तक। ध्यान देना, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, ईस्ट डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन।
ईस्ट डिवीजन और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों की क्वांटिटी जो है ईस्ट डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन और एक्स और वाई की अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है, और टोटल भी करा हुआ है। ईस्ट डिवीजन में 15,100 यूनिट, नॉर्थ ईस्ट में 16,500, वाई की 16,000 और 13,500। तो अगर मैं एक्स की टोटल बात करूं तो सर एक्स टोटलिटी में आप सेल कर पा रहे हो यहां पे 31,600 यूनिट्स दोनों एरिया में मिला के, और वाई की अगर बात करें तो 29,500 यूनिट्स दोनों एरियाज में मिला के। द सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹100। जो एक्स है उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपीज का, और प्रोडक्ट वाई जो है उसका सेलिंग प्राइस है 75 का। तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम इजीली सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। द कंपनी हैज कंडक्टेड ए मार्केट सर्वे एंड फ्रॉम द मार्केट स्टडी इट रिवील्स दैट प्रोडक्ट एक्स इज ओवर प्राइस्ड बाय ₹5 पर यूनिट। कहते हैं जो 100 रुपए का आपने प्राइस रखा हुआ ये ज्यादा है एक्स के लिए। कितना ज्यादा है? 5 रुपए से। एंड प्रोडक्ट वाई इज अंडर प्राइस्ड बाय ₹10 पर यूनिट, और प्रोडक्ट वाई जो है 75 जो आपने प्राइस रखा हुआ ये कम है, और इसको बढ़ाया जा सकता है 10 रुपए से, मतलब 85 किया जा सकता है। कंसीडरिंग द मार्केट स्टडी द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ द कंपनी हैज प्रपोज्ड फॉर प्राइस चेंज। तो इसका मतलब इस 100 को 95 करने का प्रपोजल था और इस 75 को 85 का प्रपोजल था, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज अप्रूव्ड द सेम। और ये जो प्रपोजल था इसको मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब ये 100 आपको 100 नहीं लेना, 95 कंसीडर करना है, और ये 75 हमें 75 नहीं 85 कंसीडर करना है। एज ए रिजल्ट एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स यूनिट आर एज अंडर। तो ये जो यूनिट्स ऊपर लिखी हुई थी ये नहीं, इसमें कुछ एडिशनल सेल होगी। एडिशनल सेल होगी कितना कितना? 5% ईस्ट डिवीजन में एक्स का और 10% नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में एक्स का। वाई जो है ईस्ट डिवीजन में 10% सेल यूनिट बढ़ जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में ये 6% बढ़ जाएगी। ठीक है सर, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे, वर्किंग नोट में दिखाएंगे। सेकंड पॉइंट में कहते हैं द कंपनी सेल्स 20% ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन कैश। तो सर जो सेल होगी उसका 20% तो कैश में सेल होगा, एंड रिमेनिंग 80% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। 80% क्रेडिट में होगा, और जो 80% क्रेडिट सेल होगा कहते हैं 30% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मंथ। जो आप क्रेडिट सेल करोगे उसका 30% तो उसी महीने में कलेक्शन आ जाएगा, एंड बैलेंस 65% आर रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट मंथ। बचा हुआ 65% अगले महीने में आएगा। तो सर ये तो 95% हुआ, 30 और 65। तो कहते हैं ऑन एन एवरेज 5% ऑफ द क्रेडिट सेल बिकम बैड डेट्स। 5% पैसा आएगा ही नहीं, 5% बैड डेट्स हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंसीडरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स द कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू ए फैक्टरिंग एग्रीमेंट। अब इस बैड डेट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या कर रही है? कंपनी फैक्टरिंग एग्रीमेंट करेगी। फैक्टरिंग एग्रीमेंट आप पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, विद मेसर्स पीवीके लिमिटेड फॉर द सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। जो भी आप क्रेडिट सेल कर रहे हो उसके लिए कंपनी फैक्टरिंग करेगी। कब से? जून 24 से। और इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट एंटायर क्रेडिट सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड इन द सेम मंथ। इससे क्या होगा? जो जून में आप सेल करोगे, जून या उसके बाद जिस महीने में जितनी क्रेडिट सेल होगी उसका पैसा आपको सेम महीने में मिल जाएगा। मेसर्स पीवीके लिमिटेड चार्जेस 2% एज फैक्टरिंग कमीशन। इसके लिए पीवीके लिमिटेड 2% कमीशन आपसे चार्ज करेंगे। एक चीज यहां पे देखना, आपको जो कैश बजट बनाना है वो 3 महीने का बनाना है, जो कि 30 जून को खत्म होगा। मतलब आपको कैश बजट बनाना है अप्रैल, मई और जून का। तो अप्रैल और मई में तो ये वाला सिस्टम चलेगा, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम जून आपका ये फैक्टरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जून का जो क्रेडिट सेल है वो आपको जून में ही सारा का सारा रिसीव हो जाएगा, और उसके लिए आपको 2% फैक्टरिंग कमीशन देना है। एक बार मैं आपको जितना पढ़ा है 3 पॉइंट्स
उससे रिलेटेड थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाना चाहूंगा ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी बनाया है आपके लिए, कैश बजट बनाएंगे बट इसके लिए अपने को वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से शो की है। सर दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, जो कि दो डिवीजन दो एरिया से सेल किए जाते हैं, ईस्ट डिवीजन और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन से। सबसे पहले अपने को 3 महीनों का बजट बनाना था, तो मैंने अप्रैल मई जून की कैलकुलेशन करी, अप्रैल मई और जून की कैलकुलेशन करी। अप्रैल की प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी कितनी थी? 2500, 2400 और 3000। तो ये लिखी मैंने 2500, 2400 और जून की 3000, ये क्वांटिटी लिखी मैंने। क्वेश्चन ने कहा था जो ईस्ट डिवीजन है वहां पे आपकी जो सेल है वो 5% से बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2500 को 5% से बढ़ा दिया, 2625 हो गया। मई में 2400 को 5% से बढ़ा दिया, 2520 हो गया। और जून में 3000 को 5% से बढ़ा दिया, 3150 हो गया। फिर कंसीडर किया एक्स की नॉर्थ ईस्ट डिवीजन को। सर एक्स की नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में अप्रैल में जून की सेल है 2400, 2000 और 3400। इसको कॉपी किया, 2400, 2000 और 3400। और एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट एक्स की सेल्स नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में 10% से बढ़ जाएगी। तो मैंने इन तीनों को 10% से बढ़ा दिया। 2400 को 10% से बढ़ाया, 2640 हो गया। 2000 को 10% से बढ़ाया, 2200 हो गया। और 3400 को 10% से बढ़ाया, 3740 हो गया। सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट वाई कंसीडर किया, दो डिवीजन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट वाई की ईस्ट डिवीजन की अप्रैल में जून की सेल कॉपी की 2000, 1800 और 3200, 2000, 1800 और 3200। एज पर क्वेश्चन जो प्रोडक्ट वाई है उसकी ईस्ट डिवीजन में आपको सेल 10% से बढ़ानी थी, तो मैंने सेल्स को 10% से बढ़ा दिया। 2000 को 10% से बढ़ाया, 2200 हो गया। 1800 को 10% से बढ़ाया, 1980 हो गया। और 3200 को 10% से बढ़ाया, 3520 हो गया। सिमिलरली कॉपी किया नॉर्थ ईस्ट डिवीजन प्रोडक्ट वाई की अप्रैल में जून की सेल 1700, 1500 और 2800, 1700, 1500 और 2800, 1700, 1500 और 2800। और एज पर क्वेश्चन आपको जो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है प्रोडक्ट वाई उसमें 6% से सेल बढ़ानी थी, तो इनको 6% से बढ़ा दिया। 1700 को 6% से बढ़ाया, 1802 हो गया। 1500 को 6% से बढ़ाया, 1590 हो गया। और 2800 को 6% से बढ़ाया, 2968 हो गया। फिर मैंने एनालाइज किया कि सर जब आप क्रेडिट सेल को अगले महीने में पे करोगे 65%, तो अप्रैल की कैलकुलेशन के लिए मार्च की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने मार्च का डेटा कॉपी किया। मार्च की मैंने सेल कॉपी करी 3000, 3500, 4000 और 3500, 3000, 3500, 4000 और 3500। देन इसको इंक्रीज कर दिया एज पर डेटा गिवन इन क्वेश्चन, 5%, 10%, 10% और 6%, 5%, 10%, 10% और 6%। तो हमें मार्च की भी सेल क्वांटिटी पता चल गई। देन मैंने देखा क्वेश्चन में कि सर सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, भले ईस्ट डिवीजन हो भले नॉर्थ ईस्ट डिवीजन हो। एक्स का 95 और वाई का 85। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की क्वांटिटी को एक साथ कॉपी कर वो ऐड कर लिया, 2625 प्लस 2640 इतनी टोटल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई कर दिया सेल प्राइस से, सेल आ गई। सिमिलरली मई के लिए ईस्ट और नॉर्थ डिवीजन की सेल को एड ऑन किया और 95 प्राइस से मल्टीप्लाई करके मई की सेल कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली जून को ऐड किया और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस करके जून की सेल निकाल ली। और यहां पे मार्च की क्वांटिटी को ऐड करके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्च की भी मैंने यहां पे सेल कैलकुलेट कर दी, मार्च की भी मैंने यहां पे सेल कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अपने पास जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर दी है। सिमिलर काम वाई में कर दिया।
सर वाई की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की सेल को एड ऑन करके जो नया सेलिंग प्राइस था 85 उससे मल्टीप्लाई करके अप्रैल, मई, जून और मार्च सेल कैलकुलेट करती। ये टोटल सेल्स थी, ये टोटल सेल्स थी, जिसमें से क्वेश्चन ने कहा था 20% तो कैश में सेल होगी, 20% तो कैश में सेल होगी। तो जब कैश बजट बनाना शुरू किया तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा है, एक बार दिखा देता हूं ओपनिंग कैश बैलेंस का नीचे का पॉइंट। सर क्वेश्चन ने कहा था कि कैश इन एंड जो रहेगा हमारे पास 1 अप्रैल को 270 रहेगा, तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग कैश बैलेंस 270 लिख दिया। इसके बाद कैश सेल्स लिख दी, कैश सेल्स लिख दी। कैसे लिखी कैश सेल्स? तो सर कैश में जो सेल्स थी, कैश में जो सेल्स थी, यहां पे मैंने क्या किया, एक्स और वाई की दोनों की सेल्स का भी टोटल कर दिया, ताकि मंथ वाइज अपने को सेल पता चल जाए। ये अप्रैल की सेल थी टोटल एक्स वाई दोनों मिला के, ये मई की सेल्स थी एक्स और वाई दोनों मिला के, ये जून की सेल्स थी एक्स और वाई दोनों मिला के, और ये मार्च की सेल थी एक्स और वाई दोनों मिला के। तो सिंपल अपने को करना क्या था, 840345 का 20% अप्रैल में क्योंकि कैश सेल्स है, मई में 751,850 का 20% कैश सेल्स, और जून में 12,06,030 का 20% कैश सेल्स। तो ये मैंने यहां पे फिगर्स कैलकुलेट कर दी कैश सेल्स की। ध्यान देना था थोड़ा सा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को लेकर। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को लेकर क्वेश्चन ने कहा 30% तो आपको सेम मंथ में मिल जाएगा। ध्यान देना 30% तो आपको सेम मंथ में मिल जाएगा, और ये केवल और केवल अप्रैल और मई के लिए अप्लाई होगा क्योंकि जून में आप फैक्टरिंग कर चुके थे। तो सबसे पहले 30% कलेक्टेड इन द सेम मंथ केवल और केवल अप्रैल और मई के लिए। तो सिंपल मैंने क्या किया है, अप्रैल में आपकी सेल्स थी 8,40,345, तो उसका 30% आपको सेम मंथ में कलेक्शन आ जाएगा। मई में 751,850 आपकी टोटल सेल्स थी, तो उसका 30% सेम मंथ में आपको कलेक्शन आ जाएगा। जून की ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि जून में आपको सारा का सारा पैसा फैक्टरिंग वाले से एज इट इज मिलेगा, तो उसकी बाद में बात कर लेते हैं। सर देन क्वेश्चन ने कहा कि 65% कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, 65% कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, तो आपको अप्रैल में मार्च की सेल का, वो भी मार्च की क्रेडिट सेल का 65% मिलेगा। मार्च की सेल्स कितनी थी? सर मार्च की सेल्स थी 13,54,350, इसका 80% क्रेडिट में था, तो इसका 80% किया पहले, फिर उसका 65% आपको रिसीव होगा, तो उसका 65% किया, तो 704,262 फिगर कैलकुलेट होके आई। मई में आपको अप्रैल की सेल 840,345 का 65% मिल जाएगा, और जून में आपको मई वाला जो है 751,850 का 65% ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो जून में आप क्रेडिट सेल करोगे, जून में आप क्रेडिट सेल करोगे, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको फैक्टर से रिसीव हो जाएगा। और जून में आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है? तो सर 12,06,030 आपकी टोटल सेल है, तो इसका 80% आपकी क्रेडिट सेल है, तो इसका 80% 964,824 आपको फैक्टर से रिसीव होगा। लेकिन इसके लिए आपको फैक्टर को कमीशन देना पड़ेगा 2% का, इसके लिए आपको फैक्टर को कमीशन देना पड़ेगा 2% का। तो 964,824 आपको रिसीव होगा, तो इसका 2% आपको अप्रोक्स राउंड ऑफ में 19,296 आपको कमीशन देना पड़ेगा, जो भी क्रेडिट सेल होगी उसका। सर ये कहानी थी जो कि थोड़ा सा टिपिकल थी पॉइंट नंबर 3 तक। इसके बाद काम थोड़ा सा इजी हो गया था, क्योंकि फोर्थ पॉइंट ने कहा कि पीवी रेशियो जो है वो रहेगा 40%। पीवी रेशियो 40% होने का मतलब हम समझते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% होगी। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? 60%। तो मैंने वर्किंग नोट में शो किया, ये तो सारा सेल का डेटा हो गया था। देन हमने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट किया। सबसे पहले इसमें मैंने सेल्स कॉपी कर ली जो यहां पे कैलकुलेट करी थी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की। क्यों? क्योंकि सेल्स का ही तो 40% पीवी रेशियो है, तो 60% विल बी द वेरिएबल कॉस्ट।
तो इस सेल का 60% हमने यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्वेश्चन ने इस वेरिएबल कॉस्ट के भी पार्ट कर दिए। बोला 60% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 60% जो है वेरिएबल कॉस्ट का वो मटेरियल की कॉस्ट है। तो मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल कॉस्ट आई इसका 60% कैलकुलेट कर दिया, ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई। और क्वेश्चन ने कहा ये जो मटेरियल की कॉस्ट है विच आर पेड 1 मंथ इन लैग, एक महीने की लैग में हम पे करते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, अप्रैल में आप मार्च का पेमेंट करोगे, मई में आप अप्रैल का पेमेंट करोगे और जून में आप मई का पेमेंट करोगे। तो मैंने शो कर दिया मटेरियल पेमेंट 487,566, 302,524, 270,666 यहां पे कैश बजट के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन ने और आगे कहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली थी उसका 30% जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, विच आर पेड विद इन 7th ऑफ द सबसीक्वेंट मंथ। सर देखो अगले महीने में 7 तारीख को पे करो, चाहे 1 को करो, चाहे 30 को करो, चाहे 31 को करो, अगला महीना तो अगला महीना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करी थी उसका 30% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का 30% लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, और सेम ट्रीटमेंट जैसे मटेरियल का हुआ वैसे लेबर का कर दिया कि अप्रैल में आप मार्च का पेमेंट करोगे, मई में अप्रैल का, और मई में वो जून में मई का पेमेंट करोगे। तो 243, 783, 151, 262 और 135, 333 ये पेमेंट करवा दिए यहां पे लेबर को। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा 60% मटेरियल हो गया, 30% लेबर हो गया, तो जो रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट है वो है वेरिएबल ओवरहेड, मतलब 10%। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट का 10% कैलकुलेट करके यहां पे वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन कर दी। फिर क्वेश्चन ने कहा कि 50% ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द सेम मंथ एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ। तो सर ठीक है, 50% तो सेम मंथ में पे करा दिया, मतलब अप्रैल का जो था 5421 इसका 50%, 45,111 का 50%, 72,362 का 50%। तो 50% तो सेम मंथ में पे करा दिया। इसके बाद जो अप्रैल में 50% बच गया था उसको मई में पे कर दिया, जो मई में 50% बच गया था उसको जून में पे कर दिया, और जो मार्च में बच गया होगा वो यहां पे अप्रैल में पे करवा दिया। कितना, 81261 का 50%। मेन तो यही था। इसके बाद एक दो छोटे छोटे पॉइंट और थे। 7.8 पॉइंट था, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी फॉर द होल ईयर इज बजटेड टू बी ₹50 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो है पूरे साल की 50 लाख है, लेकिन इसमें 2 लाख का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, हटा दो, 48 लाख बचा। हम अपना मंथली स्टेटमेंट बना रहे थे, 48 लाख पूरे साल का था, इसका मतलब 4-4 लाख रुपए। क्वेश्चन ने बोला भी था कि फिक्स्ड कॉस्ट को आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और पेड इन द सेम मंथ। तो सर हर महीने 4-4 लाख रुपए पे करना था, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दिया यहां पे 4, 4 और 4 लाख। बस बैलेंस निकाला अप्रैल का क्लोजिंग, जो कि आपका मई का ओपनिंग बन गया। मई का क्लोजिंग कैलकुलेट किया जो कि जून का ओपनिंग बन गया, और जून का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। और बस यही क्वेश्चन की डिमांड भी थी कि आपको कैश बजट बना के देना था अप्रैल में और जून का। 14 मार्क्स की वेटेज के लिए ये क्वेश्चन आया। आराम से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा गया, सॉल्व किया गया तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। 20-25 मिनट अप्रॉक्स बात करूं मैं, 25 मिनट के आसपास का ये क्वेश्चन था। 25 से 30 मिनट आपको एग्जाम में करने में इस क्वेश्चन को लगे होंगे, और मेरे हिसाब से काफी सारे बच्चों ने इसको ठीक किया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, पेशेंस की जरूरत थी जस्ट। अगर आप पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे आपको करना है। और एफएम जो है वो सेकंड ग्रुप का ही पार्ट है। पिछले पेपर में ही आप एफएम पढ़ के जाते हो, फैक्टरिंग वगैरह, जो कि आपको एमए में थोड़ा सा बोल दिया, नहीं भी बताओ तो भी क्या फर्क पड़ता है, लैंग्वेज से क्लियर तो हो ही रहा है कि करना क्या है। तो ये 14 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था। मतलब 14 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही जबरदस्त क्वेश्चन थे,
टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। ये वाला थोड़ा ठीक था, पिछली बार वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, बट उसमें लास्ट में जाके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तो उसको आपने एक बार इंस्टीट्यूट का भी सॉल्यूशन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके दो पार्ट किए गए। पार्ट ए में 7 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया और पार्ट बी में बजट एंड बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन पूछा गया। और ये दोनों ही जो क्वेश्चन है एज इट इज आपने अपनी क्लासेस में करे हुए हैं। आई थिंक इनमें फिगर्स भी चेंज नहीं थी। जेके लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है 20 रुपए का। सर ओवरहेड का रेट पर यूनिट 20 रुपए है और जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 4 रुपए। अगर मैं आपको कहूं कि 1 घंटे का 4 रुपए लगेगा, मैं आपको बोलूं 1 घंटे का 4 रुपए लगेगा और 1 यूनिट बनाकर मैंने आपसे 20 रुपए ले लिए। मैंने बोला 1 घंटे के 4 रुपए लूंगा और 1 यूनिट के मैंने आपसे 20 रुपए ले लिए, तो सर सिंपल सी बात है, मैंने 5 घंटे लगाए होंगे। क्योंकि अगर 1 घंटे का 4 रुपए और आप मुझे 20 रुपए दे रहे हो, तो मतलब मैंने आपके लिए 5 घंटे काम किया होगा। इसका मतलब 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे यहां पे लगने वाले हैं। बजटेड प्रोडक्शन था 12,000 यूनिट का और 5 घंटे अगर आप स्टैंडर्ड बोल रहे हो, तो इसका मतलब बजटेड आवर होंगे 12,000 इंटू 5, 60,000 आवर्स। और एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन किया 15,560 यूनिट्स का। एक्चुअल में आपका ओवरहेड का खर्चा आया 2,95,000, जिसमें से 62,500 तो फिक्स था। तो जो बचा हुआ पार्ट है 2,32,500, दैट विल बी वेरिएबल। और एक्चुअल में आपने 74,000 आवर्स की वर्किंग करी। तो यहां तक का अगर मैं एक बार आपको डेटा शो करूं, तो सिंपल सी बात यह थी कि सर स्टैंडर्ड ओवरहेड का रेट 1 यूनिट का था 20 रुपए और रेट पर आवर था 4 रुपए। तो सबसे पहले मैंने 1 घंटे के लिए 1 यूनिट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए स्टैंडर्ड निकाल दिया, 20/4। सर 5 घंटे 1 यूनिट के लिए। बजट था आपका कि 12,000 यूनिट आप बनाओगे और अगर 1 यूनिट में 5 घंटे लगेंगे तो 60,000 घंटे आपके लगेंगे। एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन किया 15,560 का और 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगने चाहिए थे। तो स्टैंडर्ड कितना आ गया, 15,560 इंटू 5, 77,800। जबकि एक्चुअल में आपने कितने घंटे में काम कर दिया, 74,000 आवर्स में। तो आपको यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स भी पता चल गए, आपको यहां पे एक्चुअल आवर्स भी पता चल गए और आपको यहां पे बजटेड आवर्स भी पता चल गए, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है अपने को। क्वेश्चन ने कहा ओवरहेड आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। कहते हैं ओवरहेड का जो खर्चा था बजटेड, वो आप सोच के बैठे थे कि 8,000 यूनिट बनाऊंगा तो 1,80,000 का खर्चा होगा, 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो 2,10 का खर्चा होगा और 14,000 यूनिट बनाऊंगा तो 2,70,000 रुपए का खर्चा होगा। तो आप यहां पे सेग्रीगेशन करना चाहते थे, तो सेग्रीगेशन आपको सिंपल करना पड़ेगा। चेंज इन कॉस्ट कोई भी 2 ले सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली लोएस्ट और हाईएस्ट लेते हैं, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। 90,000 रुपए की कॉस्ट का चेंज आया जब आपने 6,000 यूनिट्स का चेंज किया, तो आपको यहां पे सेग्रीगेशन करना था। ये डेटा भी मैंने लिखा है, बट आपको यहां पे सेग्रीगेशन भी करना था। सिंपल सेग्रीगेशन कैसे करना था कि सर सेग्रीगेशन किया होगा मैंने, ये रहा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट कि सर चेंज इन कॉस्ट 90,000 डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई 15 रुपए पर यूनिट। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 15 रुपए है और मैं 8,000 का लेवल लेकर चलूं, तो 8,000 के लेवल पे टोटल कॉस्ट थी 180, जिसमें से 1,20,000 तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में चली जाएगी, तो बची हुई जो 60,000 है वो आपकी होगी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। यहां पे मैंने वो दिखा दिया था कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके 62,500 है, तो बचा हुआ जो पार्ट है 2,32,500 वो आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा होगा। क्वेश्चन को पढ़ के सारा का सारा डेटा फाइंड आउट कर लिया। देन क्वेश्चन ने जो पूछा
वो कैलकुलेट किया। कैसे? कैलकुलेट स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। सर वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 1 घंटे के लिए, वो भी स्टैंडर्ड कितना? तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 15 रुपए 1 यूनिट का, और 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगेंगे। तो सर अगर 15 रुपए है 5 घंटों के लिए, तो 1 घंटे का रेट है 3 रुपए पर आवर। सिमिलरली आपको फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर निकालना था, तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया कि फिक्स्ड ओवरहेड के बजटेड खर्चे 60,000 होंगे, और 60,000 ये आपके बजटेड आवर्स थे, तो 60,000 डिवाइड बाई 60,000, 1 रुपए पर आवर आपका फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ गया। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपको वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना था। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सर स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैलकुलेट किए थे 77,800, एक्चुअल आवर्स हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थे 74,000, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर आपने कैलकुलेट किया यहां पे 3 रुपए पर आवर। तो 77,800 माइनस 74,000 इंटू 3, 11,400 वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी आया। और साथ में आपको वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकालना था। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट आपने कैलकुलेट किया था 3 रुपए पर आवर। एक्चुअल रेट आप कैलकुलेट कर लो कि सर एक्चुअल में मेरे खर्चे आए 2,32,500 के, कितने घंटे काम करके 74,000, तो 1 घंटे का रेट आ जाएगा आपका यहां पे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने 74,000, ये आ जाएगा आपका 10,500 एडवर्स। सिमिलरली थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी निकालना था, तो सर आवर्स तो सेम ही रहते हैं, 77,800 माइनस 74,000 मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड का रेट था 1 रुपए का, ये आ जाएगा 3800 फेवरेबल। और आपको निकालना था फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स 74,000 माइनस बजटेड आवर्स थे 60,000 इनटू रेट था 1 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड का, 14,000 रुपए फेवरेबल आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में करके चलते हैं, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, फिगर्स में भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था इसके अंदर। और सिमिलरली ये जो क्वेश्चन का पार्ट बी था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो बी था, ये भी बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आप सेम क्वेश्चन करके चलते हो विदाउट फिगर चेंज। बस हम इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवा रहे थे, इन्होंने प्रॉफिट नहीं पूछा, केवल और केवल परचेज और प्रोडक्शन बजट पूछ के रह गए, प्रोडक्शन और परचेज बजट पूछ के रह गए। और हमने जो क्वेश्चन अपनी क्लासेस में कराया हुआ सेम, बैटरी वगैरह सब कुछ सेम था, केवल और केवल इसमें एडिशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी आपको करवाई गई थी क्लासेस के अंदर, जबकि इन्होंने नहीं पूछा। वेटेज इसकी थी 7 मार्क्स की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6B, एनटेक लिमिटेड एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चरर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट। सेल्स बजट ऑलरेडी बन चुका है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन दिस रेस्पेक्ट फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल। आपको जनवरी से लेकर मई तक सेल्स की क्वांटिटी बताती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 2 यूनिट्स ऑफ बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए गैजेट। एक गैजेट को बनाने के लिए 2 बैटरी की जरूरत है, एंड द कंपनी वांट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। अगले महीने का जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए जो भी आपको बैटरीज की जरूरत होती है उसका 30% आप बैटरीज स्टॉक में होल्ड करके चलोगे। एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट टू कवर 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल। और अगले महीने की जो सेल होगी उसका 25% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अपने पास स्टॉक में रखोगे। फिनिश गुड्स 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल, और जो बैटरीज है वो 30%। 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरीज एंड 1200 यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स वन इन स्टॉक ऑन 1 जनवरी। ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया है बैटरीज और गैजेट्स का। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल सी, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट इन यूनिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल।
तो 5 कॉलम में आप ये प्रोडक्शन बजट बना के दे सकते थे इजीली, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पे बना लिया है। आंसर नंबर 6B, रिक्वायरमेंट नंबर 1 प्रोडक्शन बजट इन 5 कॉलम पर्टिकुलर्स जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सबसे पहले आप सेल्स कॉपी करोगे, 5000, 6000, 7000 एंड 7500। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अगले महीने की सेल का 25% रखना है, तो 6000 का 25% 1500, 7000 का 25% 1750, 7500 का 25% 1875, और अगला महीना जो मई है उसकी सेल है 8000, तो 8000 का 25% 2000। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टोटल कर दिया, और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसमें जनवरी का ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1200 यूनिट पहले से ही गिवन है। बाकी हमें पता है कि जो जनवरी का क्लोजिंग था वो फरवरी का ओपनिंग बनेगा, फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग, और मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग बनेगा। माइनस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपको आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल गई। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देन आपको क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में परचेज बजट बनाने के लिए बोला है, लेकिन सर परचेज बजट तब तक नहीं बनता जब तक कि कंजम्पशन हमारे पास ना हो, तो आपको वर्किंग नोट में पहले कंजम्पशन बनाना पड़ेगा। तो मैंने वर्किंग नोट में कंजम्पशन बना दिया, पर्टिकुलर्स वही जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। सबसे पहले जो प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट किया था उसको कॉपी कर लिया, 5300, 6250, 7125 और 7625। और एज पर क्वेश्चन एक यूनिट को बनाने के लिए 2 बैटरी लगेगी, तो 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको हर महीने का कंजम्पशन पता चल गया। जैसे ही कंजम्पशन पता चला आप परचेज बजट बना सकते हो। सबसे पहले इस कंजम्पशन को कॉपी कर लो, जनवरी, फरवरी और मार्च का ही बनाना है, ध्यान रखना, परचेज बजट केवल। इसके अंदर ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज, तो 30% अगले महीने का, तो अगले महीने का 30%, 12500 का 30%, 14250 का 30%, और मार्च के लिए आप अप्रैल देख लो 15250 का 30%। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर जनवरी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैटरी गिवन था 3250, बाकी जो जनवरी का क्लोजिंग था फेब का ओपनिंग बन गया, और जो फेब का क्लोजिंग था वो मार्च का ओपनिंग बन गया। अकॉर्डिंगली आपको आपकी परचेज क्वांटिटी पता चल गई। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए में आपसे ईवीए पूछा गया 7 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी जो है वो लर्निंग कर्व का क्वेश्चन रखा गया 7 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7A ईवीए का क्वेश्चन, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सोवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई थी, यहां पे आपके पास यहां पे एक बैलेंस शीट बना के दी हुई थी। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 12% बॉन्ड, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, अदर लायबिलिटीज, इधर फिक्स्ड एसेट और अदर एसेट। कहते हैं मेसर सोवा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, एंड द सेल्स एंड कॉस्ट डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। सेलिंग प्राइस है 5000 का, पीवी रेशियो है 20%, तो 5000 का 20% 1000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है 60%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है तो 40% आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। जस्ट एनालाइज करा रहा हूं फिलहाल तो मैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम जो है वो 25 लाख रुपए की है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो भी होता है। टैक्स का रेट है 30%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है 17%, बीटा फैक्टर आपका 1.1 और डेट इक्विटी का रेशियो आपका 1:4। तो सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और बीटा फैक्टर, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ करके आप यहां से इजीली अपना के का रेट कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड थी ईवीए। ईवीए का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ब्रैकेट में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई WACC। इसके लिए आपको सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है। तो सर ईवीए का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी 25 लाख और पीवी रेशियो गिवन था 20% का। तो 1,25,00,000 रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 60 था तो ब्रेक इवन 40 था, तो सर 1,25,00,000 40% को इंडिकेट करेंगे, तो टोटल सेल्स आपकी 3,12,50,000 है। बस बात बन गई, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है सर, सेल को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते ही आपको आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाएगा। सेल थी 3,12,50,000, पीवी रेशियो था क्वेश्चन में 20% का, आपको आपका कंट्रीब्यूशन मिल गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट थी 25 लाख की, आपको आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37,50,000 पता चल गया। 37,50,000 रुपए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन हमें इसको आफ्टर टैक्स करना था, तो टैक्स का रेट था 30%, तो इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दो, या सीधा सीधा इसका 70% लिख लो। 26,25,000 आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सर कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर आप बात करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहां से देख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहां से देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, 15 लाख रिजर्व एंड सरप्लस और 12% बॉन्ड 10 लाख रुपए के, ये तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो है वो आपका यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा था। और आपको डब्ल्यूएसीसी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले मैंने के निकाल दिया, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ करके। आरएफ गिवन था 8% प्लस बीटा था 1.1 इंटू आरएम था 17 माइनस आरएफ 8। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 17.9%, के आ गया 17.9%। केडी की बात करें तो डेट में आपके पास बॉन्ड्स थे 12% रेट के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करोगे तो 8.4% आपका केडी आ गया। एज पर क्वेश्चन डेट इक्विटी रेशियो जो है 1:4 है, मतलब डेट जो है वो 1/5 और इक्विटी जो है वो 1/4 है, तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लो। सर 8.4 जो है वो 1/5 का प्रोपोर्शन है और 17.9 जो है 4/5 का प्रोपोर्शन है, तो व्हाट विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%। बस ये 16% यहां पे लाके रखो, आपको आपका आंसर आ गया ईवीए 18,25,000 रुपए आपको पता चल जाएगा। 18,25,000 विल बी आवर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन ही था ईवीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7B आपको गिवन था लर्निंग कर्व में से, और सर ऐसे क्वेश्चन भी आपने क्लासेस में काफी सारे ऑलरेडी करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7B, जिमान लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 10 डायरेक्ट वर्कर्स, 10 वर्कर्स हैं, हु वर्क फॉर 25 days ए मंथ ऑफ 8 hours पर डे, तो 2000 घंटे हो गए, लेकिन द एस्टिमेटेड डाउन टाइम इज 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल टाइम, तो 2000 का 25% तो वेस्ट है, 1500 घंटे इफेक्टिवली बचते हैं। द कंपनी मेक्स गिफ्ट आइटम्स एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स फ्रॉम ए कस्टमर, कंपनी को 30 यूनिट का एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, and the first unit of the gift item required 40 direct labor hours to manufacture, और पहली यूनिट को बनाने के लिए 40 घंटे लग रहे हैं। The company expect 90% learning curve for this type of work, और 90% का इंडेक्स होता है -0.152, and the company uses standard absorption costing and cost data is as under। absorption costing आप फॉलो कर रहे हो, मटेरियल की कॉस्ट 60 रुपए पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट है 6 रुपए पर लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए पर लेबर आवर, और फिक्स्ड ओवरहेड 7500 रुपए पर मंथ है 1500 घंटों के लिए। कैलकुलेट कराया ना 1500 घंटे, 10 वर्कर 200 घंटे, 2015 25% टाइम चला गया 1500 घंटे,
मतलब 7500 रुपए का खर्चा 1500 घंटों के लिए, तो 5 रुपए पर आवर आपने ऑब्जॉर्व करना है। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गिफ्ट आइटम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स। तो सर इसके लिए आपको इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। आंसर ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। ए का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट का टाइम, दैट इज 40 आवर्स। x होता है क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो हमें बनाना है, दैट इज 30 यूनिट्स की पावर b। लर्निंग इंडेक्स है 90% का और इसकी वैल्यू है -0.152। 40 एज इट इज आ जाएगा, और जो 30 की पावर -1.152 है इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 0.596। तो एज इट इज आप कॉपी कर लो, मल्टीप्लाई किया 23.84। वाई क्या होता है, एवरेज टाइम पर यूनिट। अगर एक यूनिट का टाइम है 23.84 तो 30 यूनिट का टाइम होगा 715.2। क्वेश्चन ने कहा कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दो, तो 30 यूनिट के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो। 30 यूनिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो। मटेरियल की बात करें, पर यूनिट निकालना था तो मैंने सारा डेटा पर यूनिट ले लिया, 60 रुपए। लेबर की अगर बात करें तो लेबर को मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया कि सर 715.2 टोटल घंटे लग रहे हैं, 715.2 टोटल घंटे लग रहे हैं, और एक घंटे का रेट कितना था, 6 रुपए का। तो ये टोटल लेबर की कॉस्ट आ गई। ये कितनी यूनिट की है, 30 यूनिट की, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी। आप चाहते तो ये सीधा सीधा भी दिखा सकते थे, एक यूनिट के घंटे 23.84 इंटू 6, 23.84 इंटू 6, क्योंकि यहां पे 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आई, और यहां पे 30 से डिवाइड ही तो कर रहा था। इसी वजह से जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वेरिएबल ओवरहेड, वो मैंने डायरेक्ट की, 2 रुपए पर आवर था, और एक यूनिट के लिए आवर कितने लग रहे थे, 23.84, तो 23.84 इंटू 2। फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो 7500 रुपए थे 1500 घंटों के लिए, तो सर 23.84 आवर्स के लिए कितना। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो इसी तरीके से चलेगा, दैट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी, इफ द कंपनी रिसीव्स ए रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द सेड कस्टमर फॉर 40 यूनिट्स ऑफ गिफ्ट आइटम। अगर रिपीट ऑर्डर हो 40 यूनिट का, तो टोटल यूनिट हो गई 30 प्लस 40 70। एज सर्टन द प्राइस पर यूनिट टू बी कोटेड टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। इस बार सेलिंग प्राइस बताओ, अगर हमें सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट चाहिए तो, और सारी की सारी जो फिगर्स है वो राउंड ऑफ करके चलना है, अपने को फ्रैक्शन नहीं लेना कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त। तो सर इसके लिए आपको दोबारा से y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर लेनी पड़ेगी और 70 यूनिट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फिर से दिखाया मैंने y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। ए था 40, अब क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो गया 70, लर्निंग इंडेक्स है 0.152 माइनस का, 40 एज इट इज कॉपी किया। इस बार 70 की पावर माइनस 0.152 की वैल्यू चाहिए, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 0.524, मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट का टाइम आ गया 20.96, टोटल यूनिट है 70, तो टोटल टाइम आ गया 1467.2 70 के लिए, जिसमें से 30 यूनिट का टाइम था 715.2, वो हटा दोगे तो आपको नेक्स्ट 40 यूनिट्स का टाइम पता चल गया, 752 घंटे। अब सर कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, ये भी आपको पर यूनिट निकालना है प्राइस, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया मैंने, रिपीट ऑर्डर 40 यूनिट के लिए, मटेरियल की कॉस्ट 60 रुपए, 60 रुपए लिख दिया। लेबर की कॉस्ट फिर से वैसे ही दिखाई कि 752 घंटे लगे, एक घंटे का रेट 6 रुपए है, तो ये हो गया टोटल। तो 40 यूनिट की कॉस्ट है ये, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, 20.96 इंटू 6, तो भी आपको ये मिल जाता। वेरिएबल ओवरहेड में मैंने डायरेक्ट किया कि रेट था 2 रुपए पर आवर, 20.96 टाइम था, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 41.92। फिक्स्ड ओवरहेड बिल्कुल वैसे ही चलेगा, 7500 है 1500 के लिए, तो 20.96 के लिए कितना, 104.8। सर ये टोटल कॉस्ट आई। देन क्वेश्चन ने कहा हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, सेलिंग प्राइस का 20%। अगर सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट है तो दिस कॉस्ट विल इंडिकेट 80%, तो 319.52 अगर 80% को इंडिकेट करेंगे तो योर सेल वैल्यू विल बी 399.4, अप्रॉक्स 400 रुपए के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था राउंड ऑफ कर लेना,
तो ये 320 आ जाएगा। आप यहां पे भी राउंड ऑफ कर सकते थे, इस 20.96 को 21 ले सकते थे, तो 21 के हिसाब से भी आप सारी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो 21 इंटू 6 करते ही 126 आता, 21 करते अगर इसको तो 21 इंटू 6 तो ये आता। ठीक है, तो उससे क्या है, फिगर्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का एक मिक्सअप दिया गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8A में अगर मैं बात करूं तो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन दिया गया 7 मार्क्स की वेटेज के लिए, और इसके साथ पार्ट बी में 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में से। पहले क्वेश्चन नंबर 8A प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। टेक्सटॉन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में टीएल बोल दिया, ए टेक्सटाइल कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू एंटर ए न्यू मार्केट। एक कंपनी है टेक्सटॉन लिमिटेड जो ये डिसाइड करना चाह रही है कि क्या हम नए मार्केट में एंटर करें या ना करें। टेक्सटाइल कंपनी है। इन केस द कंपनी डिसाइड्स टू एंटर दिस मार्केट, इट मस्ट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप एक नए मार्केट में एंटर करोगे तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा टू अचीव हायर प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, इस हायर प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए इट मस्ट आइदर इंस्टॉल ए न्यू प्लांट विद ए कैश आउटले ऑफ ₹3 लाख और पे ओवर टाइम वेजेस टू इट्स वर्कर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अमाउंट टू ₹1 लाख। अब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं। सर, या तो एक नया प्लांट लगा लो, 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, या फिर ओवर टाइम करवा लेना, 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। सिंपल अगर मैं बात करूं डिसीजन ट्री की, तो सर डिसीजन ट्री तो स्टार्टिंग में ही बनाना आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तो कंपनी कंसीडर कर रही है कि नए मार्केट में एंटर करें, तो बात यही है सर, या तो नए मार्केट में एंटर करोगे या नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैंने दो सिचुएशन क्रिएट कर दी, या तो आप मार्केट में एंटर करोगे या मार्केट में एंटर नहीं करोगे। देखो, मार्केट में एंटर नहीं करोगे तो कुछ नहीं आना, जीरो है, सिंपल सी बात है। मार्केट में एंट्री नहीं करोगे, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप मार्केट में एंटर करोगे तो क्वेश्चन है का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो प्लांट लगाओ 3 लाख रुपए लगाकर, या फिर ओवर टाइम कराना 1 लाख रुपए लगाकर। ठीक है सर। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू एंटर द मार्केट, कंपनी अगर डिसाइड करती है कि भी हम एंटर करेंगे, देयर इज ए 60% चांस ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू प्लांट। तो ये जो प्लांट इंस्टॉल की बात चल रही है, इसको शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, इसके चांसेस है 60%। तो सिंपल सी बात है, 40% चांसेस है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो प्लांट जो इंस्टॉलेशन है इसकी अप्रूवल शेयर होल्डर से मिलेगी, चांसेस है 0.6, 60%। तो अप्रूवल नहीं मिलेगी 40%। सर अप्रूवल नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं आना, जीरो जीरो। ए रैंडम सैंपल of current market structure reveals that there are 40% chances for achieving a high level of sales by the company। 40% चांसेस है कि हाई सेल जनरेट होगी, 30% चांसेस ऑफ अचीविंग ए मीडियम लेवल ऑफ सेल, 30% चांसेस है कि मीडियम सेल्स होगी, और 20% चांसेस है कि लो सेल्स होगी, और 10% चांसेस जो बच गए वो है कि सेल जनरेट ही नहीं, मतलब सेल अचीव ही नहीं होगी। मतलब 4 सिचुएशन है, हाई सेल्स, मीडियम सेल्स, लो सेल्स या नो सेल्स। तो सर सिंपल सी बात है, अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे प्लांट लगाने का तो चांसेस है कि हाई सेल होगी 40%, मीडियम सेल होगी 30%, लो सेल होगी 20% और सेल नहीं होगी 10% चांसेस है। फर्दर ए हाई लेवल ऑफ सेल्स
विल यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। अगर सेल्स हुई ज्यादा तो प्रॉफिट 10 लाख का होगा, अगर मीडियम लेवल ऑफ सेल्स हुई तो प्रॉफिट 6 लाख का होगा, अगर सेल्स लेवल लो हुआ तो प्रॉफिट 2 लाख का होगा, और अगर सेल्स नहीं हुई तो नुकसान होगा 5 लाख का, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की कॉस्ट के अलावा 5 लाख का नुकसान होगा। तो सर सिंपल सी बात है, हाई सेल्स होगी तो 10 लाख का प्रॉफिट, मीडियम सेल्स पे 6 लाख, लो सेल्स पे 2 लाख और नहीं होगी सेल तो 5 लाख का नुकसान। तो आप एवरेज निकालने के लिए 10 लाख इंटू 0.4 प्लस 6 लाख इंटू 0.3, 2 लाख इंटू 0.2 और माइनस 5 लाख इंटू 0.10 करोगे तो आपको नेट यहां पे 5,70,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। 5,70,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अब ओवर टाइम की सिचुएशन में आ जाओ। सर ओवर टाइम अगर आप करते हो तो अप्रूवल का तो कोई इश्यू है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर आप ओवर टाइम करवाते हो तो यही 4 सिचुएशन फिर से ले लो। सेल हाई भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, नो सेल्स भी हो सकती है। सेम चांसेस लेने हैं, सेम प्रॉफिट लेना है, तो यहां पे भी ये 5,70,000 रुपए का ही आपको प्रॉफिट आएगा। ये तो बात हुई डिसीजन ट्री की, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही थी, रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए डिसीजन ट्री। लेकिन साथ में क्वेश्चन ने कहा सजेस्ट द ऑप्शन दैट शुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी। सर कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है? देखो मार्केट में एंटर तो करो, क्यों फायदा दिख रहा है। बात आती है प्लांट इंस्टॉल करो या ओवर टाइम। तो सर अगर प्लांट इंस्टॉल करें तो भी 5,70,000 का प्रॉफिट है, ओवर टाइम करें तो भी 5,70,000 का प्रॉफिट है, लेकिन खर्चे तो अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्लांट इंस्टॉल करोगे तो ये 5,70,000 का प्रॉफिट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 60% है। क्यों? शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा। 40% चांसेस है कि जीरो प्रॉफिट होगा, 40% चांसेस है कि जीरो प्रॉफिट होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली अगर अप्रूवल होगा तभी तो ये 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, मतलब ये 3 लाख खर्च होने के भी 60% चांसेस है, 3 लाख खर्च होने के भी 60% चांसेस है। तो नेट कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1,62,000 का। जबकि ओवर टाइम में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सर ओवर टाइम कराओगे तो 1 लाख का खर्च होगा और 570 का प्रॉफिट होगा, इसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं है 60-40 वाली। तो सिंपल 4,70,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑफकोर्स ओवर टाइम के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में आपको नेट प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन था डिसीजन ट्री में से, जिसको स्टेप वाइज आप करते जाओ। हाँ, इसके लिए आपका डिसीजन ट्री टॉपिक पढ़ा हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था 8B का, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर 7 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन। वैसे तो मैं कहूंगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, 4 और 3, सर 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने थे। 3, 4, 5, 6, 7, 500 आपको प्रैक्टिकल मिल गए। 14 इंटू 5 70 मार्क्स के। तो ना तो मुझे सेकंड क्वेश्चन थियोरेटिकल अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ना ही मुझे क्वेश्चन नंबर 8 थियोरेटिकल अटेम्प्ट करने की जरूरत है, अगर मैं सिलेबस में कुछ छोड़ के नहीं गया तो सर इसका आंसर की अगर मैं बात करूं थियोरेटिकल है, आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 498 पे जाकर देख सकते हो। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग और टाइप्स दोनों आपको मिल जाएंगे। आपके स्टडी मटेरियल के पेजेस है ये, आपके स्टडी मटेरियल के पेजेस मैंने यहां पे बताए। तो ये आपका एग्जाम का पेपर था जून 2024 का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें सिंपली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पोर्शन ही ज्यादा था। एमसीक्यू के सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी बता ही चुका था उसी दिन जिस दिन पेपर हुआ था, और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फुल फ्लेज डिस्क्रिप्टिव पेपर। 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप पीछे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और एमसीक्यू में भी मैंने आपको जब बताया था तो एनालाइज करके बताया था कि यहां पे 9 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। तो सर 88 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 12 नंबर का थ्योरेटिकल एमसीक्यू, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल है वो आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो सिंपल मैं इसके थ्रू आपको यही बताना चाह रहा हूं कि थ्योरेटिकल में ज्यादा आप टाइम ना वेस्ट करें,
थ्योरी में अगर आपको पढ़ना ही है तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, और दूसरा अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना ही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल छोड़ के जाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करने की कोशिश करो। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम 3 बार, पॉसिबल हो तो 4 बार तक रिवीजन आप करें प्रैक्टिकल का। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 बार चीजों को पढ़े, और थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 से 2 बार चीजों को पढ़े, समझें, ताकि वो चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हम एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी हम ओएमएसएम का भी सजेस्टेड आंसर जल्दी ही लेके आने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, एफएमबीडीए का भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था। फाइनल वाले बच्चों के लिए भी एससीएम और एसएफएम का जल्दी ही हम सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। और दिसंबर के लिए जैसे ही अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद रिवीजन सीरीज, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फॉर क्विक अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा। और फ्री टेस्ट सीरीज जो हम कंडक्ट करेंगे दिसंबर के लिए, अगस्त एंड में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जून 24 का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके छोड़ लीजिए। और हाँ, ये जो सजेस्टेड आंसर के आपके सामने सॉल्यूशंस आए हैं, ये सॉल्यूशंस भी आपको हमारी मोबाइल ऐप पर ही मिलने वाले हैं, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।